नमस्कार, मैं राजीव और साथ जुड़े हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। अब जिस तरह से आज डबल सेंचुरी निफ्टी ने मारी है, मतलब हम आशा करेंगे कि जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का चल रहा है, वहाँ पे कोई डबल सेंचुरी लगे। लेकिन निफ्टी ने कहा हम क्यों पीछे रहे इस मौसम में, हमें भी सेंचुरी लगाना आता है। तो डबल सेंचुरी तो लगा दी इन्होंने। अब अ, आप देख रहे थे कि 19,500 पार होता है या नहीं, हो गया। इकट्ठे 500 नहीं 600 भी पार हो गया और 700 के करीब पहुँच गया है। लेकिन आपने एक पिछली चर्चा में मतलब एक संशय वाली रेखा खींच दी थी कि 500 से लेकर के ऊपर थोड़ा-सा 600-700 कहीं तक वहाँ तक देखना पड़ेगा। तो अभी देखने वाली रेंज में है या आज जिस तरह की चाल बनी है, उसमें संदेह खत्म और एक नई चाल, एक नया ब्रेकआउट सामने दिख रहा है? जी, नमस्कार। देखिए, अगर ये हुआ होता बिना किसी फंडामेंटल चेंज इन बिहेवियर के, तो डाउट किया जा सकता था। ये जो शॉर्ट कवरिंग या जो रैली आई है, ये इसलिए आई है कि अ, यूएस में इन्फ्लेशन काफ़ी ठीक कूल ऑफ होके आया है। जी। एक्सपेक्टेशन से भी टैड बेटर है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अगर इन्फ्लेशन वहाँ पे ऐसा कंट्रोल हुआ दिखता है, तो मार्केट यूफ़ोरिक होगा, ये मान के चलेगा कि लेकिन शायद महँगाई दर का आंकड़ा हर महीने आता है। 1 महीने के आंकड़े पे बाज़ार में मतलब सिर्फ़ हमारे यहाँ नहीं, दुनिया भर के बाज़ारों में ये रिएक्शन दिखा है। सिर्फ़ 1 महीने के आंकड़े पर बाज़ार को ऐसा क्या भरोसा जगा है? नहीं, ऐसा हुआ है कि मार्केट बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और बेटर देन एक्सपेक्टेड डेटा अगर थोड़ा-सा भी आया तो शॉर्ट स्क्वीज़ में कन्वर्ट हुआ है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इतना शॉर्ट बिल्ड होता गया था सिस्टम में कि ये सिर्फ़ अकेला इन्फ्लेशन कारण नहीं था, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी खराब थे। तो सारे से मिलके शॉर्ट बहुत ज़्यादा थे सिस्टम में जिसके अगेंस्ट ये शॉर्ट स्क्वीज़ हो रहा है। लेकिन अब ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है मार्केट का कि जब तक फिर से कोई नया नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाता है, इसको अब हमको मान के चलना पड़ेगा कि 38% से ही निफ्टी करेक्ट करके वापस आ रही है और वही अब हमें मेन बेस लेके स्टडी करना पड़ेगा और बाय डिप्स का मार्केट स्टडी करना पड़ेगा। थोड़े समय के लिए अगर यूएस का फैक्टर हम माइनस कर देते, तो अंदाज़ा ऐसा था मेरा कि निफ्टी शायद बॉटम तो हो गई ऐसा लग रहा था, लेकिन शायद निफ्टी एक बारी 19250 300 की तरफ जाती, जिसके बाद बॉटम फॉर्मेशन शुरू होता, ऐसा अंदाज़ा था। लेकिन अब तो एक झटके में 19,500 600 700 सब ये 600 700 सब हो रहा है। तो अब ये गैप से जो ओपन हुआ है, गैप तो आने वाले वक़्त में फिल होगा, आज हो, कल हो, परसों हो, ये होगा। लेकिन अब ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया कि अब 19,200 300 का एक बेस मान के ही चलना पड़ेगा मार्केट के लिए कि अब यहाँ पे बेस हो गया और सपोर्ट ऐसा नहीं है कि हमारे को 1923 पे है। सपोर्ट ऊपर से ही आ जाएगा। पहली बात ये है कि स्ट्रक्चर अभी ठीक हो गया है और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़े समय और तक इसको पॉज़िटिव मान के रखा जा सकता है। और यहाँ से अब जो नेगेट करना होगा वो यही है कि जब तक नीचे वाले लेवल्स टूटते नहीं जाएँ, मार्केट को बाय डिप्स ही रखना पड़ेगा और टूट गया तो फिर से असेसमेंट शुरू करेंगे। एक बात और है कि मार्केट इनफ करेक्शन लेके वापस नहीं आया है इसलिए डाउट बना रहेगा। अगर डीप करेक्शन होके वापस आता, तो डाउट उतना नहीं बना होता। अभी स्ट्रक्चर पॉज़िटिव हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है, उस पे कोई डिबेट नहीं हो सकता है। लेकिन डीप करेक्शन नहीं हुआ है इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल भी कम रहेगा। दूसरी चीज़, ब्रॉडर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्मॉल कैप, मिड कैप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो हम रेंज अभी जस्ट वीकेंड पे बात करके गए 13,500 से लेके 15,000 का, किसको पता था कि एक दिन में ये 14,000 की तरफ निफ्टी स्मॉल कैप आने वाला है। तो बहुत ब्रॉडर मार्केट स्ट्रॉन्ग है और इस मार्केट को वीक रीड करना ठीक बात अब नहीं है, जब हमारे पास एक फंडामेंटल एविडेंस है। तो इस हिसाब से इसको बाय डिप्स मान के चलेंगे और लेवल्स पे डिस्कस कर सकते हैं कहाँ-कहाँ क्या दिखता है। जी। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी से ही और जो आपने एक बात कही कि 38% रिट्रेसमेंट से वापस लौट रहा है, तो ये यहाँ पे दर्शकों को मैं चार्ट दिखा दूँ, ये रिट्रेसमेंट कहाँ की बात हो रही है। ये आप देख रहे हैं जो मार्च के मध्य में एक बॉटम बना और ये बॉटम बना था लगभग 16,800 के आसपास, 850 के आसपास और वहाँ से चल कर के आपको ये चाल मिली 20,222 तक की।
पूरी चाल की रिट्रेसमेंट हम देखें, तो यहाँ पे अलग-अलग रिट्रेसमेंट लेवल्स नज़र आ रहे हैं और ये 23.6% रिट्रेसमेंट है और ये 38.2% रिट्रेसमेंट है। इसी रिट्रेसमेंट के थोड़ा-सा नीचे जाने के बाद ये लगभग 18,800 के आसपास से इसने अपनी चाल वापस बदली है और फिर उस कड़ी में वहाँ से जो चाल बनी है, उसमें इसने 23% रिट्रेसमेंट को भी अच्छे से पार कर दिया है। तो अब शुमेश यहाँ पे एक साथ कई सारी चीज़ें जुड़ रही हैं। क्या-क्या जुड़ रही हैं? एक तो ये कि आप 38.2% रिट्रेसमेंट से वापस लौटने के बाद, उसी झटके में 23.6% रिट्रेसमेंट को भी पार कर ले रहे हैं और उसके ऊपर अच्छे से आप मतलब 2-4 दिन कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद नया ब्रेकआउट जैसा बनता हुआ दिख रहा है। तो ये अपने आप में एक मजबूती का संकेत बन जाता है। 50 डे मूविंग एवरेज को निफ्टी ने आज पार कर लिया है। आज का बॉटम उसी लाइन पे खड़ा है 50 डे मूविंग एवरेज के। और अब इस तरह से सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर निफ्टी वापस आ गया है। एक हमने ट्रेंड लाइन खींच कर रखी थी, ये जो 2 बॉटम बन रहे थे उनके, ये 2 बॉटम थे 4 अक्टूबर के और उससे पहले 31 अगस्त के। इनको मिलाने से जो ट्रेंड लाइन बन रही थी, उसको भी आप देखेंगे तो ये जो गैप बना है, वो गैप दरअसल इसी ट्रेंड लाइन पे बना है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा मिल कर के एक तेज़ी का संकेत तो दे रही हैं। लेकिन घूम फिर कर के बात उस पॉइंट पे आती है कि जो आपने कहा कि एक कोई ज़्यादा एक ठीक-ठाक करेक्शन दिए बिना बाज़ार वापस चल पड़ा है। तो या तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो मतलब ये कि बाज़ार अपने आप में इतना मजबूत है, इन्हेरेंट स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि आपको डीप करेक्शन नहीं मिला। और दूसरा ये कि वो डीप करेक्शन आएगा, फिर किसी और बहाने से आएगा। दोनों में से क्या संभावना लेकर के चलें अभी? देखिए पहली बात तो आपने ये सही कहा कि मार्केट अगर 38% से करेक्ट करके आ रहा है, तो ये सेफ़ली हम इसको अज़्यूम कर सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत है और इसका जस्टिफिकेशन आपको स्मॉल कैप और मिड कैप की स्ट्रेंथ से दिख जाता है। रादर स्मॉल कैप की स्ट्रेंथ जो सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू मिड कैप भी ज़्यादा है। इससे इस बात को जस्टिफ़ाई किया जा सकता है कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो बीच में 1-2 शेक ऑफ हुए हैं स्मॉल कैप के, वो थोड़े इवेंट बेस्ड शेक ऑफ कह सकते हैं, अदरवाइज़ अपने आप में उनमें कोई वीकनेस नहीं है। इस मार्केट को अभी भी स्ट्रॉन्ग मान के चलना है। अब रही बात कि यहाँ से रीज़न क्या है? तो हमारे पास रिज़ल्ट एक रीज़न था, क्वार्टरली रिज़ल्ट वो ख़त्म हो गया, अब वो रीज़न नहीं है। साथ में रिज़ल्ट अच्छा गया, बुरा तो नहीं गया, बुरा नहीं कह सकता मैं, तो वो भी एक रीज़न है कि मार्केट का डीप करेक्शन नहीं हो, प्लस बहुत लंबे समय से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, रिटर्न नहीं दे रहा है, तो डीप करेक्शन का वो भी रीज़न नहीं हो सकता जब तक कोई अ, अननोन, अनफोर्सीन जियोपॉलिटिकल या किसी तरह की क्राइसिस ना आ जाए। तो मार्केट यहाँ से ये सिचुएशन अभी भी ये बताता है कि अपसाइड बनी रहेगी थोड़ी बहुत नवंबर में, लेकिन मेन अपसाइड अब हमारे पास रीज़न है 2, एक तो नवंबर के बाद दिसंबर में आपके पास ये पाँचों स्टेट इलेक्शन के रिज़ल्ट होंगे। अब वो एक बहाना हो सकता है क्योंकि लार्जली अब इससे ज़्यादा तो आपके चैनल पे एक्सपर्ट आएँगे ही, मेरे से ज़्यादा बात करेंगे इसके बारे में। मेरा जैसा अंदाज़ा है कि अभी 5 में 3-2 जो बीजेपी के फ़ेवर में बात की जा रही है, ये 2-3 भी हो सकता है। लार्जली आउटकम अभी भी लोग समझ के जा रहे हैं कि मैक्सिमम मतलब 2 जगह बीजेपी का विन या मैक्सिमम तीसरे जगह भी हो सकता है। तीसरा जो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न वाला प्लेस है, वो छत्तीसगढ़ वाला है। तो इसका भी मार्केट को अंदाज़ा तो है ही। तो अगर आउटकम आया भी इस तरह का तो मार्केट क्या रिएक्ट करने वाला है? कुछ ख़ास तो रिएक्ट करने वाला नहीं है। लेकिन रीज़न हमारे पास दिसंबर में ही है। थोड़ा-सा भी झटका होगा और मार्केट ऐसे स्ट्रॉन्ग खड़ा रहेगा, तो इसका नेगेटिव रिएक्शन होगा। ये एक थोड़ा पीस है जो कि थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। अदरवाइज़ हमारे पास और कोई ऐसा रीज़न जनवरी के पहले नहीं रहेगा, जो मार्केट को ड्राइव कर सके। हाँ, एक ईयर एंड रैली जो क्रिसमस रैली या ईयर एंड रैली जो कहते हैं, वो हो सकता है कि सेकंड हाफ ऑफ जनवरी में या सेकंड वीक थर्ड वीक ऑफ जनवरी में आना शुरू हो। तो नवंबर में बहुत ख़ास रीज़न नहीं है, ये शॉर्ट स्क्वीज़ है, ये निकल जाएगा। एक इवेंट बेस्ड है जिसमें इन्फ्लेशन का डेटा आया है जिसके कारण ये मूवमेंट है। फिर ये नॉर्मलाइज़ हो जाएगा मार्केट और फिर मेबी हमें जो चाल है, वो नवंबर के फैग एंड में या दिसंबर फर्स्ट सेकंड वीक में जब इलेक्शन के रिज़ल्ट आ जाएँगे उसके बाद देखने को मिल सकती है। बट नेट-नेट मुद्दे की बात इतनी ही है
कि मार्केट इस इन्फ्लेशन वाले न्यूज़ के बाद जो ओवरसोल्ड था वहाँ से तेज़ी से निकल के आया है और सेंटिमेंट फिलहाल पॉजिटिव ही काम करेंगे। जी। चलिए, तो ये तो रही मोटे तौर पे बाज़ार की बात और जो आने वाले ट्रिगर्स हैं, चाहे चुनाव हो या उसके बाद ईयर एंड हो या उसके बाद फिर प्री बजट हो, पोस्ट बजट हो वगैरह-वगैरह, होली आएगी उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। बाज़ार को अलग-अलग जो भी बहाने मिलते हैं गिरने के, उठने के, उनमें से लगभग सारी बातें हम लोग पिछली अपनी चर्चा में कर चुके हैं। तो उन्हीं बातों को बार-बार अभी 3 दिन बाद ही दोहराने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मोटे तौर पे जो एक बड़ा चेंज आया है वो अमेरिकी बाज़ार का आया है, इसलिए उसकी बात ज़रूर यहाँ पे थोड़ी-सी कर लेते हैं अमेरिकी बाज़ार और वहाँ के बॉन्ड यील्ड वगैरह की, क्योंकि वही इस समय सबसे बड़ा ट्रिगर है। तो अब डाउ जोन्स का चार्ट यहाँ पे देखें, तो इसने भी बहुत प्यारी-सी एक नई चाल दी है, लेकिन अ, जैसे हम अपने चार्ट पे देख के कह रहे हैं निफ्टी के कि ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे मतलब वो ठीक है, आप अपने पिछले टॉप के आस-पास कहीं पहुँचे हैं, जो पहले आपने एक टॉप बना रखा है। क्या इसमें भी नई चाल है? क्या ये भी अब वापस कुछ नई कहानी बनाएगा? 35,000 पर आप बार-बार कहते रहे डाउ जोन्स के लिए कि 35,000 पार करे तब देखेंगे। तो इस झटके के में ये 35,000 पार करने वाली स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है या वो अभी एक बार देखना बाकी है कि 35,000 पे कहीं अटकेगा तो नहीं? नहीं अटकेगा। देखिए डाउ जोन्स व हमारा मार्केट एटलीस्ट 1.5 साल के बाद थोड़ा वेल्थ क्रिएट कर गया है। लेकिन यूएस का जो मार्केट है 2 साल से किसी तरह का वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाया है। ओवरऑल स्मॉल कैप बहुत ही वीक है वहाँ पे अभी तक और जो डाउ जोन्स और एस&पी 500 और नैस्डैक है, ये सब वहीं पे लड़खड़ा रहे हैं। सो एक्चुअली 2 साल से कोई रिटर्न नहीं मिला है। अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है और मुझे नहीं लगता कि दिसंबर तक ऐसा कोई रीज़न है कि डाउ जोन्स में नया हाई बनेगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन, लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का होता है। जिस दिन फाइनली आके जेरोम पावेल आपको बोल के जाएँगे कि भाई हो गया, अब मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात दूर-दूर तक करने वाला ही नहीं हूँ। बस उसके बाद ये मार्केट फाइनल रैली लेगा और उसमें आपको यूएस मार्केट में ब्रेकआउट मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। बिकॉज़ जो फिनोमिनन है, जो मैंने पहले समझाया है, वही है कि लास्ट जब हो जाता है इंटरेस्ट रेट राइज़ खत्म हो जाता है और स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से आ जाता है कि अब इंटरेस्ट रेट राइज़ नहीं होगा, तो फाइनल लेग की रैली आती है। लेकिन वो फिर इकोनॉमिक डैमेज करके जाती है और उसका 3-6 महीने में नुकसान भी देखने को मिलता है मार्केट में। तो ये सिचुएशन बनना चाहिए आदमी जी। तो अगर मान लीजिए अमेरिकी बाज़ार यहाँ पे अटकते हैं, तो क्या उससे हमारी चाल पे फ़र्क पड़ेगा? जो हमें नया-नया एक ब्रेकआउट दिख रहा है, क्या वो ब्रेकआउट कुछ हल्का पड़ेगा या अब हम उसकी चिंता ज़्यादा ना करें, हमारी चाल बन गई है तो बन गई है? नहीं, हमारी चाल पहले से भी बनी हुई है लेकिन 21,000 से ज़्यादा की नहीं है। करीब-करीब आप समझें कि 20,500 से 21,500 का यही रेंज है जो हम इस फाइनेंशियल में देख पाएँगे। जैसा मेरा अंदाज़ा पहले था, वो अंदाज़ा अभी भी है। यही एक चेंज हुआ है कि मेरा अंदाज़ा पहले था कि शायद 18,900 नहीं 18,500 200 एक बार जाके निफ्टी वहाँ से वापस आनी चाहिए। लेकिन ये पहले ही रिटर्न हो गया है, बहुत तेज़ी से रिटर्न हो गया है। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है व्यू में। दूसरी बात थोड़ा और भी कन्फ्यूज़िंग हुआ मेरे लिए बिकॉज़ मैं 19,500 से इतने जल्दी ब्रेकआउट उम्मीद नहीं कर रहा था और होता भी नहीं अगर ये ओवरनाइट न्यूज़ नहीं होती तो कोई चांस नहीं था होने का। क्योंकि बिकॉज़ आपने लास्ट टाइम भी पूछा था कि बाइंग कहाँ से करनी है, तो मैं तैयारी यही कर रहा था 2-3 दिन से कि 19,500 से वापस 1923 के रेंज में जाना चाहिए, जहाँ से सेफ हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत पोज़ीशन क्रिएट करना शुरू कर सकें। लेकिन ये तो मार्केट है, एक ही दिन में सारा काम कर जाता है। तो अपसाइड है मार्केट में तो भी मान लीजिए कि ब्रेकआउट होता भी है तो भी ये फाइनेंशियल में 21 एंड हाफ से ऊपर निफ्टी को नहीं देखना है, मैक्सिमम स्ट्रेस केस सिनेरियो वो रहेगा मेरे अंदाज़े से। जी। चलिए, तो ये रही मोटे-मोटे तौर पे बाज़ार की चाल।